नमस्कार सभी साथियों को। मैं DS सैनी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? हिंदी ज्ञान धारा DS सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है साथियों। और स्वागत हमारा चलता ही रहेगा, आपका स्वागत होता रहेगा। बस मुझे चाहिए सिलेक्शन आप सभी का। प्यारे साथियों, सिलेक्शन लेके बताना है। और मैं आपके लिए आज बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर व्याकरण की एक भी क्लास आपने नहीं पढ़ाई, इस पर एक बार व्याकरण का कोई कठिन सा टॉपिक है वो आप हमको पढ़ा दो सर। तो हिंदी साहित्य की श्रृंखला तो आपकी चली रही है, लेकिन इसमें आपको मैं आज का जो पार्ट है आपका, वो मैं आपको व्याकरण पढ़ाने वाला हूँ। इसमें है ना भाई, व्याकरण पढ़ाने वाला हूँ। व्याकरण में मैं आपको एक संधि का छोटा सा पार्ट आपको करवा देता हूँ। बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। शानदार तरीके से सवाल किस तरीके के पूछे जाते हैं वो अपन बात करेंगे। देखिए, संधि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप देखिए कि संधि से आपका संधि तो होती जो होती है, संधि के अलावा इसमें आपका समास तैयार होता है, इससे उपसर्ग तैयार होता है, इससे प्रत्यय तैयार होता है, इसी से शब्द शुद्धि बनती है, इसी से वाक्य शुद्धि बनती है, इसी से आपके कई सारे पर्यायवाची याद होते हैं, इसी से आपको कई सारे युग्म शब्द आपके तैयार होते हैं। यानी हम जानते हैं कि जब तक संधि और शब्दार्थ हमको पता नहीं होगा तब तक हम बहुत सारी चीज़ों को गलती करते रहेंगे। क्लियर है साथियों? तो काफ़ी सारे पर्यायवाची सारी चीज़ें यहाँ से आपको सीखने को मिलेगी साथियों। मैंने आज आपका एक संधि का, वैसे मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, तब तो मैं काफ़ी लंबी चौड़ी इसको मैं बताऊंगा, लेकिन आज मैं स्वर संधि स्पेशल, बच्चों ने कहा कि सर इसमें बहुत ज़्यादा हम कंफ्यूज रहते हैं, तो स्वर संधि पर मैं आपसे चर्चा करूंगा आज। तो साथियों देखिए, ये जो आपकी स्वर संधि है इस पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ये आपकी स्वर स्वर संधि है। और स्वर संधि की यदि मैं बात करूं आपसे, तो स्वर संधि में आपको सीधी सी परिभाषा याद रखनी है कि यहाँ दो शब्दों का जब मेल होता है, दो शब्दों का मेल होता है, ये दो शब्द है, ये आपका प्रथम, ये आपका प्रथम शब्द है, ये आपका प्रथम शब्द है, ये आपका कौन सा हो गया, दूसरा शब्द, ये हो गया आपका दूसरा शब्द, है ना भाई, दूसरा शब्द हो गया है ये तो। और ये हो गया आपका प्रथम शब्द। ठीक है भाई। अब देखो, इसका अंतिम वर्ण होगा, इसका अंतिम, इसका पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा बेटा, यहाँ पर स्वर होगा। और दूसरे शब्द का इसका जो पहला वर्ण है, इसका जो पहला वर्ण है, पहला वर्ण इधर वाला भी क्या होगा, स्वर होगा। तो आपको पता है जब स्वर से स्वर मिल जाएगा और परिवर्तन स्वर में ही हो जाएगा, परिवर्तन परिवर्तन स्वर में होगा, स्वर में, तो वहां पर संधि कौन सी हो जाएगी, स्वर संधि। ये तो आपको नॉर्मल सी बात हुई, पूरी दुनिया जानती है इसकी परिभाषा। ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि परिभाषा हमसे पूछी नहीं जाती। तो परिभाषा क्या है, दो शब्दों की संधि करते समय पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर के क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, इसी को कहते हैं संधि। संधि की परिभाषा हमने यही पढ़ी है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को संधि कहते हैं। ये छोटी सी बात है, इसको सब जानते हैं। परीक्षा में यहाँ से कोई सवाल नहीं आता है कि संधि किसको कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आता भी है तो आपको याद रख लेना है, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को, से उत्पन्न ध्वनि विकार को, उत्पन्न ध्वनि विकार को, ध्वनि विकार को संधि कहते हैं। विकार को संधि कहते हैं। को क्या कहते हैं आप, संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। ये तो संधि की बात है। अब संधि आपकी कितने प्रकार की है, संधि तीन प्रकार की है, तीन प्रकार की है, जिसमें से हम एक पहला जो प्रकार है वो आपका किसका है, स्वर संधि का है। ठीक है, तीनों प्रकार आपके होते हैं जो आप सब जानते हैं। एक तो आपकी स्वर संधि है, एक तो आपकी स्वर संधि है, एक आपकी कौन सी है, व्यंजन संधि है। कौन सी है, व्यंजन संधि, जो सब जानते हैं आप, व्यंजन संधि है। और एक आपकी विसर्ग संधि है। कौन सी है, विसर्ग, कौन सी है, विसर्ग संधि है। लेकिन ये कोई पूछने वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं। इसमें से काफ़ी सारे उदाहरण कठिन आपके बनेंगे, वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो आप देखिए, स्वर संधि पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। सबसे पहले अपन चलेंगे स्वर संधि के भेद पर। ये सवाल जो पूछने वाली बात है ना, वहाँ काम करेंगे अपन, स्वर संधि के भेद। तो देखिए, ये है स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, है ना भाई। तो इसके स्वर संधि के भेद की यदि मैं बात करूं,
तो 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है अच्छे तरीके से। 5 कौन सी है? तो 5 देखिए आपकी, ये तो नंबर 1 तो आपकी पूरी दुनिया जानती है इनको सबको। ये है आपकी दीर्घ स्वर संधि। एक तो है आपकी दीर्घ स्वर संधि, दूसरी है वो आपकी कौन सी है? गुण स्वर संधि। कौन सी है बेटा? गुण स्वर संधि है। तीसरी कौन सी है? तो आपकी है वृद्धि स्वर संधि। कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि। और चौथी कौन सी है आपकी? तो चौथी आपकी आपकी है यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। और पांचवी है वो आपकी है अयादि स्वर संधि। कौन सी है? अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि है साथियों। अब आपको बात ये ध्यान रखनी है कि दीर्घ स्वर संधि है वो कौन सी है। तो आपको यहाँ आपको एक सवाल पूछ सकता है कि इनमें से समान स्वर संधि कौन सी है और असमान कौन सी है। तो देखो, समान स्वर संधि यही है आपकी दीर्घ, समान स्वर संधि, समान स्वर संधि है आपकी ये। और ये जो आपकी चारों है ये आपकी कौन सी है? असमान स्वर संधि है, असमान स्वर संधि है। क्योंकि क्योंकि जो दीर्घ संधि है इसमें तो मिलेंगे समान स्वर और इसमें मिलेंगे असमान स्वर। अब आप 3907। तो देखिए बेटा, ये है आपकी समान स्वर संधि और चारों आपकी कौन सी है? असमान स्वर संधि है। अब देखो, संस्कृत में इसके काफी सूत्र चलते हैं, हमको सूत्र याद नहीं रखने। माहेश्वरी सूत्र चलते हैं आपके 14, ए ई उण रिल री के ए उण आई औच हय वरट, है ना। आपके वो 14 सूत्र चलते हैं, लेकिन हमको संस्कृत से कोई मतलब नहीं है। इनके भी सूत्र चलते हैं, अकह सवर्ण दीर्घ दिंग गुण है वृद्धि रेची इको अणची एचो आया। लेकिन हमको कोई मतलब नहीं है, संस्कृत हमको बिल्कुल नहीं पढ़नी है, हमको पढ़नी है हिंदी। तो आप देखेंगे सबसे पहले स्वर संधि के भेद 5 प्रकार के हैं। समान स्वर संधि है तो वो दीर्घ है, बाकी चारों में असमान स्वर संधि आपकी असमान स्वर संधि बनेगी। अब देखो, इसमें आपको मैं पांचों की पहले तो बताऊंगा मोटी पहचान और फिर ले चलूंगा आपको गहराई पर। मोटी पहचान क्या है? तो आपको ये हमेशा के लिए ध्यान नहीं रखना। मोटी पहचान नंबर 1 पर तो आपको देखना है दीर्घ स्वर संधि के बारे में। दीर्घ स्वर संधि के बारे में देखना, दीर्घ स्वर। एक आपको देखना है कौन सा बताओ? गुण स्वर संधि, यही नंबर लिखा ना अपन ने, गुण स्वर संधि। और तीसरी अपन ने जो लिखी है वो लिखी है अपन ने वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। और चौथी जो लिखी है हमने वो ये लिखी है यण स्वर संधि। और पांचवी लिखी है ना वो हमने लिखी है अयादि स्वर संधि। पहले आपको ये मोटी पहचान बता रहा हूं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। दीर्घ स्वर संधि में आपको देखना है आ बनता है, बड़ी ई बनती है और बड़ा ऊ बनता है। ये तो बनते हैं दीर्घ संधि में। देखना आपको गुण स्वर संधि में आपको देखनी है एक मात्रा। क्या देखनी है? एक मात्रा, लेकिन हमेशा नहीं। एक मात्रा ये ऐसे और ऐसे एक मात्रा आएगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक बनता है इसमें अर। ये 3 चीज आपको देखनी है। ये आपकी किस में बनती है? एक मात्रा इस तरीके से आ सकती है आपको, और एक बनता है इसमें अर। ये तो गुण संधि की पहचान है। वृद्धि स्वर संधि की यदि मैं बात करूं तो आप देखेंगे यहां पर आपको देखनी है दो मात्रा। कैसे देखनी है? दो मात्रा देखनी है। दो मात्रा कैसे देखनी है? या तो आपको ऐसे दिखाई देगी या ऐसे दो मात्रा आपको दिखाई देगी, केवल इसकी दो ही पहचान है, ठीक है। यण स्वर संधि में आधे वर्ण के बाद क्या देखना है आपको? आधे वर्ण के बाद, आधे वर्ण के बाद, आधे वर्ण के बाद यह वह दिखाई देंगे, लेकिन हमेशा नहीं, ये बात भी ध्यान रखनी है। दिखाई देते हैं, यह वह दिखाई देते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है यण संधि में, ठीक है बात। और बात करें अपन अयादि में, तो इसमें देखो एक तो बनता है आय, एक बनता है आय, एक तो आय एक आय, और एक बनता है आपको क्या? अब, और एक बनता है आपका आब। ये मोटी पहचान बता रहा हूं मैं आपको, मोटी। तो ये तो बनता है आपका देखो एका, इसका मतलब यहां एक मात्रा होगी, ठीक है। और ये बनता है आपका आई का, यहां होगी दो मात्रा, ठीक है। और देखो यहां ये बनता है आपका ओ का, तो
ओ की ऐसे एक मात्रा, और ये बनता है आब औ का, तो औ की दो मात्रा इस तरीके से होगी। ये आपकी मोटी पहचान आपको एक बार में याद कर लेनी है। बाकी आपको सीधा सीधा सा मैं जब उदाहरण बताऊंगा तो बहुत मजा आ जाएगा आपको। ठीक है भाई, बात याद रख लेंगे ये वाली बात। चलो जी, अब सबसे पहले अपन जो चर्चा करेंगे वो किस पर करेंगे, दीर्घ स्वर संधि पर। दीर्घ स्वर संधि जो आपकी होती है, दीर्घ स्वर संधि की यदि मैं बात करूं तो आपको मैंने ये बता ही दिया कि यह है समान स्वर संधि है, समान स्वर संधि है, स्वर संधि है। कौन सी संधि है ये, समान स्वर संधि है। एक बात ये ध्यान रखनी है, और इसमें दो समान स्वर मिलकर के, दो समान स्वर मिलकर, दो समान स्वर मिलकर, दो समान स्वर मिलकर मिलकर दीर्घ दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं तो वो पूरी दुनिया जानती है, मैं कोई अलग ही नहीं, 5वीं का बालक भी इसको जानता है। वो आपको ध्यान रखनी है कि यदि ए और आ के साथ में हम ए आ का मेल कराते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से, तो यहाँ आपका बनेगा आ ही बनेगा, क्या आ बनेगा, क्या बनेगा, आ बनेगा। चाहे तो ऐसे ए मिले, चाहे ऐसे आ मिले, चाहे आ से ए मिले, चाहे आ मिले, लेकिन बनेगा आ ही बनेगा। ठीक है भाई। और दूसरा जो आपका इसका सूत्र है वो भी आप जानते हैं सब, कोई खास बात नहीं है। चाहे ई से किसी भी तरीके से आप ई और ई को मिला देंगे तो निर्माण आपका किसका होगा, बड़ी ई का। और ऊ से यदि हम ऊ को किसी भी तरीके से मिला देंगे तो आपका निर्माण होता है बड़े ऊ का। ये तो पूरी दुनिया ही जानती है, कक्षा 5 की किताब में चलता है ये। अब ये कक्षा 5 की किताब में चलता है ये सब ये सूत्र, लेकिन इनको तो सभी जानते हैं। अब इनसे भी क्या फर्क पड़ने वाला है। हम सब जानते हैं कि भाई इसमें आ बनता है, बड़ी ई बनती है, बड़ा ओ बनता है। बात आती है उदाहरणों की कि उदाहरण किस तरीके के आएंगे, वहां से हम गलती कहाँ कर सकते हैं, ये बात आपको छांटने वाली होगी। ठीक है बात। तो जैसे आपको मैं कई सारे उदाहरण बताता चल रहा हूं, वो आपको देखने हैं, आपको बहुत मजा आएगा बिल्कुल। ठीक है भाई। जैसे देखिए, आपको एक सवाल पूछा है एक सीधा सा कि आपको देखो, इसमें से इस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं आपको कि रत्नाकर का सही संधि विच्छेद बताओ। ठीक है। जैसे आपको वार्ड व नल का सही संधि विच्छेद बताओ, वार्ड व नल का सही संधि विच्छेद बताओ, है ना। आपको ऐसे काफी उदाहरण आपको पूछ सकता है। जैसे आपसे कहेगा कि नीलांबर का सही संधि विच्छेद बताओ, इस तरीके के सवाल पूछ सकता है। एक सवाल आपको इसमें जो पूछ सकता है वो आपको पूछ सकता है कि शुद्ध बताओ। जैसे आपसे कहेगा शुद्ध बताओ, शुद्ध का चुनाव करो, शुद्ध का चुनाव करो, ऐसा सवाल आपको दे सकता है। तो शुद्ध का चुनाव करो के लिए आपको सवाल दे सकता है बहुत बढ़िया वाला। आपको चुनना है कि शुद्ध कौन सा है, शुद्ध कौन सा है, ए बी सी, और ये आपको दे दिया मैंने डी। आपको देखना है शुद्ध कौन सा है, अभयारण्य, ऐसा आपको दे सकता है यहाँ पर शुद्धि अशुद्धि में, है ना भाई। आपको दूसरा दे सकता है अब अभयारण्य। ठीक है। तीसरा आपको दे सकता है अभयारण्य, और चौथा आपको दे सकता है अभयारण्य। आपको देखना है कि इनमें से शुद्ध कौन सा है, ये आपको सवाल का जवाब देना है। दूसरा विकल्प मैं लिखूं आपको, तो दूसरा विकल्प आप देख लो। जैसे मैंने आपको और भी विकल्प दे देता हूं आपके सामने, क्योंकि हम कंफ्यूज रह सकते हैं ऐसे। जैसे आपको देखेंगे यहाँ आपको दिया है मिष्ठान, जैसे आपको दिया है यहाँ पर मिष्टान, है ना। फिर आपको दे दिया है यहाँ पर मिष्ठान। शुद्ध बताना आपको कौन सा है, शुद्ध बताना आपको कौन सा है, मिष्ठान, मिष्टान। ठीक है भाई। शुद्ध शब्द आपको चुनना है, शुद्ध कौन सा है, शुद्ध कौन सा है, बस ये देखना है आपको। ऐसे सवाल आपको दे सकता है तो आपको छांटना है कि शुद्ध कौन सा है।
है ना। अब देखते हैं अपन, एक तो शुद्धि अशुद्धि पे पूछ सकता है, यहाँ आपको विकल्प दे सकता है कि इनमें से आपको सही का चुनाव करना है। जैसे आपको दे दिया रत्न धन एकर, ऐसा दे दिया आपको। जैसे आपको दे दिया रत्न धन आकर दे दिया आपको, है ना भाई। जैसे यहाँ पर दे दिया आपको रत्ना धन एकर है, और यहाँ दे दिया आपको रत्ना धन आकर। अब हमको ये छांटना है इनमें से शुद्ध कौन सा है भाई, सही कौन सा है, विच्छेद। तो ये सब चीज यदि आपने छांटना सीखा तो मजा ही आ जाता है। जैसे आपको यहाँ दे सकता है वो ए बी, और ये आपका सी, और ये आपका डी। यहाँ आपको दे सकता है वो बडव, बडव धन अनल, क्या दे सकता है, बडव धन अनल। यहाँ दे सकता है आपको वाडव धन अनल, वाडव धन अनल। यहाँ दे सकता है आपको बडवा धन अनल, वडवा धन अनल। यहाँ दे सकता है आपको बाडवा धन अनल। आपको यही तो देखना है कि क्या गलती हम कर रहे हैं, ये छांटना है। छांटो, फटाफट से उत्तर दे दो जवाब, फिर मैं आपको बता सकता हूँ फिर आगे क्या करना है। और भी देख लो आप, जैसे ए बी, और ये आपका सी, और ये आपका दे दिया डी। यहाँ आप देखेंगे जैसे आपको दे दिया नील, नील धन अंबर, नील धन अंबर दे दिया आपको। ये दे दिया आपको नीला, नीला धन अंबर, नीला धन अंबर। और ये दे दिया आपको नील धन अंबर, आम्बर, है ना। और ये दे दिया आपको नीला धन आम्बर। ये आपके सामने यहाँ पर उदाहरण दे दिए हैं। अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि हमने अभी ये रट लिया था कि भाई जब दीर्घ संधि होगी तो हम यहाँ पर आ देखना है, यहाँ पर ई देखनी है, और यहाँ पर ऊ देखना है। यही तो बात रटी थी अपन ने अभी। तो आ आपको ई और ऊ। अब अपन ने ये जितने उदाहरण लिए सब कौन से लिए, ये वाले लिए हैं। तो ये वाले जो लिए हैं इनमें से आपको देखना है आ वाले उदाहरणों में से कि इनमें से सही कौन सा है। अब जिसको आ गया होगा उसने जवाब दे दिया होगा, जिसको नहीं आ रहा होगा वो जवाब कैसे देगा। अगर कोई इस भरोसे बैठा है कि गुरुजी मैं तो कर लूँगा, मैं तो कर लूँगा, क्या कर लूँगा, कि सर मेरा तो सही हो सकता है, क्या हो सकता है, आ देख लूँगा मैं तो बेटा बना। यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, यहाँ ए है और यहाँ भी आ है बेटा, यहाँ आ है और यहाँ ए है, और यहाँ आ है और यहाँ भी आ है। अब कोई सोच के बैठा है कि आ बनेगा, वहां तो मेरा हो जाएगा दीर्घ, ले बना बेटा, मर गए ना सारे सारी जगह पे। तो बेटा हमको जब तक अर्थ पता नहीं होगा तब तक हम जवाब उसका सही नहीं कर सकते। क्लियर। क्या करेंगे हम, तो रत्नाकर कहते हैं बेटा समुद्र को। किसको कहते हैं, ये है समुद्र का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची, समुद्र का। तो रत्न धन आकर, इसका उत्तर होगा बी। आकर का मतलब होता है खजाना। आकर का मतलब क्या है, खजाना। आकर का मतलब है खजाना, है ना। तो रत्नों का खजाना होता है, वो होता है समुद्र, रत्नों का खजाना। बी उत्तर होगा। क्लियर हुआ। चलो आगे। बाड़वा नल कहते हैं जंगल में लगने वाली आग, ओ सॉरी समुद्र में लगने वाली आग। दावा नल तो होती है जंगल में लगने वाली आग, बाड़वा नल होती है समुद्र में लगने वाली आग, और जठरा नल होती है पेट में लगने वाली आग। तो यहाँ है बाड़वा नल। यहाँ देखो बडव का कोई अर्थ नहीं है, और देखो यहाँ बडवा का अर्थ होता है घोड़ी, तो ये घोड़ी में आग नहीं लगने वाली, ये भी नहीं है, और बाड़वा का कोई अर्थ नहीं होता है। इसका उत्तर भी यहाँ पर क्या है, बी। ध्यान से सुन लेंगे। क्लियर है। ऐसे जवाब, बाड़व का मतलब समुद्र। तो देखो समुद्र, मैंने क्या कहा आपसे, पर्यायवाची याद होंगे। समुद्र का पर्यायवाची हो गया याद रत्नाकर। आपको खजाना का पर्यायवाची याद हो गया आकर। आपको समुद्र का एक और पर्यायवाची याद हो गया बाड़व, हो गया ना। इस तरीके से देखो नीलांबर कहते हैं नीला कपड़ा, नीला कपड़ा, नीला आकाश नहीं है, नीला कपड़ा है। नीलांबर, पीतांबर, पीतांबर पीला कपड़ा, ठीक है। तो यहां पहला उत्तर इसका नील चुना जाएगा, क्योंकि नील मूल शब्द है।
मूल शब्द को छांटना बहुत जरूरी होता है। तो आपको ध्यान रखना, मूल शब्द आपका नील है, नील प्लस अंबर है, लेकिन विकल्प में ये नहीं हो तो आपका उत्तर फिर इसका बी चुना जा सकता है। पहला उत्तर आपका यही होगा, सेकंड उत्तर आपका ये हो सकता है। ठीक है, नीलांबर। हो गया तीनों उत्तर क्लियर। इस तरीके से हमको याद रखने पड़ेंगे। काफी सारे उदाहरण हैं, उनको मैं आपको बहुत सारे उदाहरण पढ़ाऊंगा जिसमें बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा आपका, है ना भाई। शुद्ध का चुनाव करना है तो बेटा हमने बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर ए चुना होगा, मुझे पता है, लेकिन ए बिल्कुल नहीं है और ये भी नहीं है और इसका ये भी नहीं है। यहाँ भी उत्तर आपका क्या है, बी है। तुम कहोगे ये क्यों है सर, हमने तो ये पढ़ा है ऊपर वाला। बेटा इसका उत्तर, यदि मैं इसका विच्छेद करता हूं ना, अभ्य प्लस अरण्य, अभ्य, अभ्य प्लस अरण्य ये करता हूं मैं, तो देखो अरण्य का मतलब होता है जंगल, जंगल होता है। लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि इस अभ्य का कोई मतलब नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा सर, तो सही उत्तर सीख लो, सही उत्तर सीख लो। इसका होगा ए भय, जिसमें भय नहीं है, डर नहीं है, ऐसा अरण्य, ए भय अरण्य, जहां भय नहीं है, डर नहीं है, ऐसा जंगल जिसमें मांसाहारी जानवर नहीं रहते हैं, उसको कहते हैं अभयारण्य। तो इसका उत्तर इसलिए दीर्घ संधि में से ये उठाया है। आई बात समझ में, दीर्घ में से उठाया है, इसलिए तो इसको यहाँ लिखा है। तो देखो मैंने कहा संधि में से संधि भी होगी, विच्छेद भी होगा, समास भी होगा, प्रत्यय भी होगा, उपसर्ग भी होगा, शब्द शुद्धि भी होगी, वाक्य शुद्धि भी होगी, युग्म शब्द भी होगा, पर्यायवाची भी हो गया, विलोम शब्द भी याद होगा। इतनी सारी संधि यदि एक बार मुझसे पढ़ ली तो जीवन में आपको संधि नहीं, ये मैंने जितने टॉपिक बोले ना उतने एक बार में क्लियर, ये है मुख्य बात। ठीक है ना, तो पूरी अपन पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ से आप अभय प्लस अरण्य, मिष्टान, बहुत सारे लोग इसको चुन रहे होंगे, बहुत इसको चुन रहे होंगे और बहुत इसको चुन रहे होंगे, लेकिन ये तीनों ही उत्तर इसके गलत है। इसका उत्तर डी उत्तर एकदम सही है। तुम कहोगे सर हमने तो दुकानों पे ऐसा लिखा हुआ देखा है, अरे भाई लिखा हुआ देखने से क्या मतलब है, आपको शुद्धि अशुद्धि व्याकरण की दृष्टि से याद रखनी है। इसका होगा मिष्ट धन अन्न, मिष्ट धन अन्न, है ना। मिष्ट का मतलब होता है मीठा, और मीठा अन्न है उसको ही कहते हैं मिष्टान्न। तो शुद्ध आपका ये है। तो देखो इसमें से आपको विच्छेद पूछ ले सकता है, संधि करवा सकता है, शब्द शुद्धि पूछ सकता है। आया ना मजा। इस तरीके से उदाहरण होते हैं, काफी कठिन। यहाँ एक शब्द आया था, आपने ध्यान दिया कि सर ये मूल शब्द को कैसे पहचानेंगे कि ये इसका मूल शब्द है। तो मूल शब्द की पहचान बताता हूं आपको, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। देखो मूल शब्द, मूल शब्द, मूल शब्द की यदि मैं बात करूं ना, मूल शब्द की पहचान, तो पहचान बता देता हूं, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। पहली बात तो देखो मैंने आपको एक सवाल दे रहा हूं, असफलताएं, असफलताएं, ये सवाल आपके सामने, ये आपका पीजीटी, पीजीटी डीएसएसबी में पूछा हुआ है, पीजीटी में, कि इसमें मूल शब्द बताओ, मूल शब्द बताओ, मूल शब्द बताओ। अब देखो आपको विकल्प कैसे देगा वो, विकल्प आपको ऐसे देगा वो, असफल, असफल, सफल, सफलता, और आपको देगा फल। आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें मूल शब्द कौन सा है, तो हमारा बहुत सारे लोगों का दिमाग इसमें चेंज होगा। और ये सवाल आपका सी टेट में भी पूछा हुआ है, सी टेट में भी पूछा हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। असफलताएं मूल शब्द बताना है, तो आप देख रहे होंगे कौन सा है, पता नहीं, राम जी जाने। और आपकी आरपीएससी ने इस सवाल को पूछ रखा है। आरपीएससी ने क्या पूछा इसके बारे में, आरपीएससी ने पूछा है कितने उपसर्ग है, कितने उपसर्ग है इसमें, कितने उपसर्ग और कितने प्रत्यय है, और कितने प्रत्यय है, कितने प्रत्यय है, ये सवाल पूछा है इसका आरपीएससी ने।
देखो घुमा घुमा के सवाल एक ही होता है। सवाल का लेवल, परीक्षा का लेवल, परीक्षक का मूड, ये सब चीज करती है। लेकिन जब आपके सामने कोई पढ़ाने वाला ही ऐसा हो और कोई पढ़ने वाला ही ऐसा हो कि मैं तो हटूंगा नहीं पढ़ने से, और पढ़ाने वाला ऐसा हो कि मैं 20 पेपर देखूंगा और पढ़ाऊंगा ही, मैं तो आपको छोड़ूंगा ही नहीं है। जब मैं टेस्ट सीरीज आपको हल कराऊंगा, ऐसे हल कराऊंगा कि जिंदगी में आप टेस्ट सीरीज भी हल कर दी ना आपने, टेस्ट सीरीज भी मेरी, तो आपको जीवन में टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन देख लेना, कोर्स भी पढ़ने की जीवन में आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन जो कोर्स पढ़ लेगा वो तो पूर्ण रूप से पूरा तैयार हो जाएगा मास्टर बन के पहले ही, कि सर अब तो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दूंगा, मैं कंपटीशन कोचिंग में पढ़ा दूंगा, मैं भी पढ़ाने लग जाऊंगा इंटरनेट पे। तो वो इतना काबिल हो जाएगा एक बार कोर्स पढ़ने से। ये बात आपको ध्यान रखनी, काफी सारे लोग पढ़े भी है, पढ़ा भी रहे हैं, है ना। लेकिन मैं इतना विद्वान नहीं हूं, लेकिन इतना काबिल आपको मैं बना सकता हूं कि आप उस लेवल पर पहुंच सकते हैं शानदार तरीके से। तो दोस्तों देखिए, यहां पर आप बात करेंगे सबसे पहले तो इसमें मूल शब्द की बात करूं मैं, तो न तो इसका उत्तर ये है, न इसका उत्तर ये है, न उत्तर इसका ये है, इसका उत्तर है डी। क्यों है साहब डी? तो आप समझ ले इस बात को खोल करके, एक ही ट्रिक बताऊंगा, कभी भी गलत नहीं होगा ऐसा। देखो इसमें एक तो ए उपसर्ग लगा हुआ है, ए उपसर्ग लग रहा है, और एक से लग रहा है, दो उपसर्ग है इसमें, एक से उपसर्ग लग रहा है, यहाँ से उपसर्ग है, यहाँ ता प्रत्यय है, इसका मूल शब्द है डी। अब पहचान क्या हुई? पहचान देखिए आप, पहचान जिस शब्द में, जिस शब्द में, जिस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय, उपसर्ग व प्रत्यय जुड़े हुए होते हैं, प्रत्यय जुड़े होते हैं, होते हैं, वह कभी भी, वह कभी भी मूल शब्द नहीं होता है, मूल शब्द नहीं होता है, नहीं होता है, मूल शब्द कभी भी नहीं होता है। तो इसमें उपसर्ग प्रत्यय जुड़ रहे हैं, इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसमें उपसर्ग जुड़ रहा है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़ रहे हैं, तो ये आपके कभी भी क्या नहीं होंगे, मूल शब्द। मूल शब्द तो आपका यही होगा, ठीक है। तो इसमें कितने उपसर्ग है, कितने प्रत्यय है, तो दिख रहा होगा आपको कि एक उपसर्ग, एक उपसर्ग दो, और ता और ए, दो उपसर्ग दो प्रत्यय है। कितने हैं? दो उपसर्ग है इसमें, और इसमें दो प्रत्यय है। कितने प्रत्यय है? दो प्रत्यय। इस तरीके से आप खोल करके हर चीज को मुझसे पढ़ सकते हो, शानदार तरीके से पढ़ सकते हो, एक एक चीज को समझ करके। आ गई बात क्लियर? अब देखो मैं आपको बता रहा था ये नीला, तो नीला में आ उपसर्ग है, पहले मूल शब्द इसका नील है, और जब नील विकल्प में नहीं है तो आपका उत्तर नीला हो सकता है, ठीक है भाई। चलो ये था मेरा आपका, आपको बताना संधि के बारे में, दीर्घ संधि के बारे में। काफी सारे उदाहरण अपन और पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे उदाहरण पढ़ सकते हैं यहाँ पर अपन। जैसे आपको अंत्याक्षरी पूछ सकता है कि अंत्याक्षरी का सही विच्छेद बताओ, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी का सही विच्छेद बताओ। जैसे आपको तंद्रालस एक बहुत कठिन उदाहरण आता है, तंद्रालस, तंद्रालस का सही विच्छेद बताओ। जैसे आपको पूछ सकता है वो तंद्रालस के बाद में आपको, जैसे हास्यास्पद, हास्यास्पद, इस तरीके का उदाहरण पूछता है जहां हम कंफ्यूज होते हैं। उसका मतलब यह है कि तुमको कैसे भी करके पटकना है आड़ा, है ना, इस तरीके से। तो आपको वो विकल्प दे सकता है इस तरीके के, जहां आपको कंफ्यूज वो कर सकता है। जैसे आपको दे सकता है अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्य प्लस अक्षरी, आपको दे सकता है वो अंत्या, अंत्या प्लस अक्षरी, अंत्या प्लस अक्षरी, आपको दे सकता है वो अंत्य प्लस अक्षरी, अक्षरी दे सकता है, और अंत्या प्लस अक्षरी दे सकता है। इस तरीके से भ्रमित करता है ताकि हमको यही पता नहीं चले कि इसका उत्तर सही क्या है ना। इस तरीके से ही भ्रमित करता है कि हमको पता नहीं चले कि कहाँ गलती हम कर रहे हैं। जैसे आपको देगा इसमें ए, इसमें बी, और इसमें सी, इसका डी, आपको देगा वो तंद्र, तंद्र धन अलस, यहां देगा आपको तंद्रा,
धन आलस, यहां देगा आपको तंद्रा, धन आलस, और यहां देगा आपको तंद्रा धन आलस्य। इस तरीके के विकल्प आपको बनाता है कि हम पड़े पड़े रह जाते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है भाई। तो देखो ये है आपका हास्य प्लस आस्पद, आस्पद आपको दे देगा वो हास्य प्लस आस्पद, है ना भाई। आपको दे देगा वो हास्य प्लस आस्पद, आस्पद, और आपको दे देगा वो हास्य, हास्य प्लस आस्पद, ये दे देगा। अब जब हमारे सामने विकल्प आएंगे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर क्या करें, गुरुजी मर गए, है ना। तो हमको तैयारी बहुत मजबूत तरीके से करनी पड़ेगी। आजकल का वो जमाना गया, पहले वाला जमाना गया, जो हम बहुत जल्दी से यूं ही पास हो गए, सीधे सीधे सवाल आए, है ना। आजकल का कंपटीशन इतना जबरदस्त है कि जब तक आप 100 में से 95 98 या 95 94 नंबर लाने की हिमाकत नहीं करते, तब तक सिलेक्शन होने के आधार नहीं। अब तो खींच के लेना पड़ेगा बिल्कुल, कुल मिला के सीधी बात यह है। ठीक है बेटा। तो अंत्याक्षरी का सही विच्छेद जो होगा आपका, वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सरल तरीके से समझा देता हूँ आपको। अंत्याक्षरी का मतलब होगा अंतिम अक्षर वाली, क्या होगा, अंतिम अक्षर वाली। ए उत्तर आपका एकदम यहाँ पर क्लियर होगा। तंद्रालस शब्द है, ये बहुत कठिन शब्द है। तो बहुत सारे लोगों ने तंद्र प्लस आलस चुना होगा, गलत है। तंद्रा प्लस आलस चुना होगा, गलत है। तंद्रा प्लस आलस्य चुना होगा तो गलत है। आलस्य तो शब्द ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे अपन तंद्रा प्लस अलस होगा बेटा। तंद्रा का मतलब होता है नींद, और अलस का अर्थ होता है आलस्य। आलस, आलस या आलस्य इसका अर्थ होता है बेटा। अलस मूल शब्द है। ठीक है। तो नींदों में जो आलस आता है ना, अपन सोते जगते हा करते हैं, लाओ चाय पानी, तो वो है तंद्रालस। तो तंद्रा प्लस आलस, सी उत्तर इसका एकदम सही है। हास्यास्पद, तो बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर ए चुन लिया होगा, गलत है ना। और इसका उत्तर 2 भी चुना होगा, गलत है। और डी भी चुना होगा तो गलत है। इसका उत्तर भी यहाँ पर मैंने लिखा है सी। हास्य प्लस आस्पद, आस्पद का मतलब होता है पात्र, हंसी का पात्र जिस पर हंसा जाए, जैसे शंकास्पद जिस पर शंका की जाए, हास्यास्पद जिस पर हंसा जाए। तो यहाँ शब्द क्या ध्यान रखना आपको, ये आस्पद आएगा, हास्य धन आस्पद। क्लियर है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। बड़े खतरनाक सवाल होते हैं ये, इस तरीके से जो सवाल आते हैं, काफी सारे सवाल आपको पूछता है। क्लियर है। तो ये तो मैंने आपको आ वाले उदाहरण बताए, एक दो ई वाले भी बताता हूं। जैसा आपको पूछा परीक्षत, ई वाले देखो आप, जैसा आपको पूछा कि परीक्षत का सही संधि विच्छेद बताओ, जैसे पूछा आपको कि सतीश का सही संधि विच्छेद बताओ, जैसे पूछा आपको वारिस का सही संधि विच्छेद बताओ। बड़े सवाल तो सीधे से लगते हैं, लेकिन जब विच्छेद करते हैं तो हमारी बिल्कुल खोपड़ी की नसें फटती है। जैसे परी आपको देगा, परी धन इक्षत, ऐसे देगा। देखो ई बड़ी ई बनानी है आपको, जैसे परी प्लस इक्षत दिया, जैसा आपको देगा परी, परी, परी प्लस इक्षत, फिर देगा आपको परी प्लस इक्षत। देखना आप, ये कितना तगड़ा काम बिगाड़ता है। मारे जाते हैं हम यूं ही, फटाफट से औंधे गिरेंगे। देखना, बताओ, जवाब दो। सती, सती प्लस इस, तुम कह रहे हो ना कि ई मिला लेंगे, मिला लो ना बेटा, ई। ओ भाई मिलाओ, ओ भाई मिलाओ। बड़े कंफ्यूज होंगे, बहुत कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है, मुझे पता है कि आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ इसको ये करो और ये करो आप, सती धन इस, बहुत कंफ्यूज होंगे,
कंफ्यूज होंगे बहुत तगड़े वाले, क्या जवाब करेंगे। यहाँ देखिए आप, बारी प्लस इस, बारी प्लस इस, वारी प्लस ईस, बार प्लस ईस, वारी प्लस ईस। तो बताइए आप, एक बार झटके पे झटका दो, देखे कौन लगा सकता है झटका। दमदार वाला लगाओ, मेरा तो हाथ परेशान हो गया। है दिया जवाब किसी ने? ना दियो, ना दियो तो आओ इधर, माँ के पास आओ, इंडे आओ। तो देखो परीक्षत, तो बेटा परीक्षत की इनकी सबकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ये सब जो जितने सवाल तुम कंफ्यूज हो रहे हैं ना, मसाला बना के दूंगा, मसाला बना के। और ऐसे यूं चुटकी बजेगी ना, यूं उत्तर आपके सामने आ जाएगा। तब तक देखते ही वो मसाला डिटेल पढ़ेंगे अपन एक साथ में इसकी, तब देंगे। ये इसका उत्तर होगा आपका परीक्षत। परी छोटी होगी, ई क्षत में ई बड़ा होगा। अब तुम यही तो कहोगे सर, ई छोटी कहाँ याद कर रखनी है और बड़ी कहाँ रखनी है, यही तो बात है ना। इसी बात का मसाला आएगा आपके पास कि ई तो कहाँ ध्यान रखनी है छोटी, और बड़ी कहाँ ध्यान रखनी है। लिखो तुम कमेंट बॉक्स में, तब तो मैं बता दूंगा आपको अगली क्लास में कहाँ छोटी देनी है। 37 में सती बड़ी होगी, छोटी 37। तो सती देखो, सती का मतलब यहां पर पार्वती से लिया जाएगा। पार्वती, पार्वती है, और पार्वती के स्वामी है ये शिव। ये किसका पर्यायवाची? शिव भोले बाबा भंडारी। परीक्षत ये इंद्रलोक में रहता था, इंद्रलोक की रखवाड़ी करता था, अमृत कलश की वो परीक्षत है ये। सतीश ध्यान रखेंगे, ये गलत है, सती के साथ में इस नहीं होगा, इस नहीं होगा, इस नहीं होगा। और बारिश कहते हैं समुद्र को। देखो कितने पर्यायवाची याद करा दी समुद्र के मैंने आपको, रत्नाकर, बाडव और बारिश। समुद्र का पर्यायवाची है, बारी यानी पानी का स्वामी। अब कहाँ तो ई छोटी याद रखूं, कहाँ बड़ी याद रखूं, यही तो चक्कर खाने वाला है हमको। तो ये चक्कर में आने ही नहीं दूंगा, आने ही नहीं दूंगा। यदि आपको इस तरीके की ट्रिक चाहिए, आपको इसका सभी का समाधान चाहिए, तो मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। और साथियों कुछ मजबूरियां हैं, एक दो दिन की आपको अगली क्लास में, एक दो दिन की छुट्टी हो सकती है मेरी। तो मजबूरियां हर इंसान के साथ होती, काम सबके साथ होते हैं। तो एक दो दिन की छुट्टी आपकी, एक दो तारीख की छुट्टी आपकी हो सकती है, उसमें मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। तो कल हो गया आपका रविवार, तो आपका रविवार को कितनी तारीख हो गई है आज? 29, कल 30, 31, 1, 2, एक दो दिन की आपकी छुट्टी हो सकती है। अगर होगी तो मैं आपको सूचना डाल दूंगा। माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि मैं आपको छुट्टी करना चाहता नहीं हूँ। काफ़ी कोशिश करूँगा मैं क्लास रिकॉर्ड करने की, अगर हो जाएगी तो मैं आपको क्लास दे दूंगा, नहीं बाकी एक दो दिन आपको वेट करना पड़ेगा साथियों। और बहुत जल्दी ही आपको मैं एक टेस्ट सीरीज का आयोजन कर रहा हूँ, बहुत गजब की करूँगा, जिसको यूट्यूब पर तो आपको पढ़ाऊँगा ही, लेकिन बाकी आपको ऐप पर मैं इस टेस्ट सीरीज को बहुत जल्दी ही देने वाला हूँ। और टेस्ट सीरीज जिसने एक बार पढ़ ली ना, तो वो न तो व्याकरण को भूल सकता, न काव्य शास्त्र को भूल सकता, न किताबों को भूल सकता, न कवियों के जन्म, लेखकों की जगह, स्थानों को भूल सकता है, न उनकी रचनाओं को, नाटक उपन्यासों को याद करना भूल सकता है, न साहित्य को भूल सकता है। तो बहुत जल्दी ही वो क्लास आपकी ऐसी, मैं बहुत जल्दी 5 अगस्त के बाद आपको ये क्लासें देने वाला हूँ। तैयारियां जोर शोरों पर है। तो आप सभी साथियों को आज यहीं तक के लिए नमस्कार, मुझे वक्त दिया इसके लिए थैंक यू सो मच। कैसी क्लास लगी है आपको बिल्कुल बताना कमेंट बॉक्स में, और आगे आपको क्या चाहिए ये भी लिखना है, ठीक है साथियों। आपको क्या चाहिए ये आपको ज़रूर लिखना है। जो भी मेरे व्हाट्सअप पे व्हाट्सअप करता है, आप ये इस पर 9983 और 374293 पर वो अपना नाम लिखे, और आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, टेस्ट सीरीज या नोट्स। मैं जिन जिन का जवाब नहीं दे पाया हूँ उनको जवाब जरूर दूंगा मेरे दोस्तों, काम में बिजी हूँ बस। मुझे भी अच्छा लगता है आप सभी से बात करना, लेकिन थोड़े से दिन की बात और है, कुछ दिन का वेट इंतजार और आपको करना है। आज यहीं तक के लिए साथियों, थैंक यू सो मच।